नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर आईएआरआई टेक्नीशियन एग्जाम के लिए हम सोशल साइंस पढ़ रहे थे। तो उसी में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो ये जो पार्ट है ये सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी दे रखी है 10th क्लास की, उसके अंदर ये टॉपिक है, ये पूछा जाता है। इसमें ये टॉपिक पूरा दिया रखा है। जो एनसीईआरटी की बुक आप 10th की पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक है, ये मिल जाएगा कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक से लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2016 में, जब भी इस टॉपिक से लगभग 2 से 3% है वो पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है वो रहने वाला है। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो अभी जाकर उनको देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो इसमें पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस है वो आए थे। तो और कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए रहने वाला है। तो इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को आप कंप्लीट देखें। पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगभग 35 के अराउंड क्वेश्चंस है वो आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। तो उनको आपको एक बार जरूर से देखना है, पूरे क्वेश्चंस एक बार आप जरूर देखें। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पुंगा घाटी और जो पावर्ती घाटी में भूतापीय ऊर्जा है। जो पुंगा घाटी है कौन सी है, पुंगा वैली, और जो पावर्ती वैली जो बनी हुई है ये कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख में ये स्थित है। तो ये जो घाटियां हैं दो, पुंगा घाटी और जो पावर्ती घाटी, यहाँ पर क्या है, जियोथर्मल एनर्जी के स्रोत है वो पाए गए हैं। तो किस प्रकार के स्रोत है, रिसोर्सेज है वो पाए गए हैं भूतापीय ऊर्जा के, वो स्टॉक या फिर भंडारित संसाधन है या विकसित है या आरक्षित या संभावित। तो किस प्रकार के संसाधन है वो वहां पर पाए गए। तो वहां पर विकसित संसाधन है वो पाए गए क्योंकि उनका जो प्रयोग है वो किया जा रहा है और भविष्य में भी उनका प्रयोग है वो हो सकता है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज की श्रेणी में उनको माना जाता है, विकसित संसाधन वे हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टॉपिक का रहने वाला है। क्यों इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन है वो इस प्रकार से ही पूछा जाता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये जो अर्थ समिट आयोजित की गई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है, ये ब्राजील में स्थित है। यहाँ पर पृथ्वी की जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। कब किया गया था, तो ये 14 जून, कब किया गया था, 14 जून 1992 में। 14 जून 1992 में वहां पर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन है वो किया गया था, जिसे पर्यावरण और जो विकास पर संतुलन जो राष्ट्र सम्मेलन है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, यूएनसीईडी। क्या बोला जाता है, यूएनसीईडी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस, क्या हो जाएगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके द्वारा ये आयोजित है, ये हुआ था, जिसके अंदर 100 से अधिक जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसमें शामिल है वो हुए थे। तो ये पृथ्वी पर जो हो रहे जो जलवायु परिवर्तन है उसके संबंध में इस पर है वो मुख्य रूप से चर्चा है वो इसमें की गई थी। और इसमें क्या बताया कि इसके दौरान जो क्योटो प्रोटोकॉल और जो आपका है पेरिस समझौता है वो भी हुआ था, और साथ में एजेंडा जो 21 है उस नाम से एक घोषणा पत्र भी इसमें तैयार किया गया था। तो ये सारी जानकारी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें रहने वाली हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय के बर्फ से ढके क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनाच्छादन का अनुभव करती है और प्रकृति में अधिशिलिक होती है, जिसमें ह्यूमस रहित होती है। तो ये जो हिमालय की बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर कौन सी मिट्टी है वो पाई जाती है, जो क्या होती है, प्रकृति में क्या होती है, एक प्रकार की जो एसिडिक टाइप की होती है, मतलब अम्लीय प्रकृति की होती है, और जिसमें ह्यूमस की मात्रा है वो पाई जाती है। तो वो कौन सी मृदा होती है, तो वो वन मृदा होती है। कौन सी होती है, फॉरेस्ट शॉल की श्रेणी में उसको माना जाता है, फॉरेस्ट शॉल वो होती है। नेट पर आप सर्च करोगे तो कई जगह इसका उत्तर है वो लेटेराइट मृदा भी मिलेगा। तो हिमालय का जहां नाम आ जाते हैं वहां पर तो आपको वन मृदा ही करके आना है, फॉरेस्ट शॉल ही करके आना है। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को संदर्भित करता है। तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको कौन सा कथन है वो सही उसको संदर्भित करता है। तो सतत विकास के बारे में 4 कथन दे रखे हैं कि विभिन्न संसाधनों का समग्र विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना
विकास होना चाहिए, लोगों का आर्थिक विकास या फिर विकास जो भी समुदाय और सदस्यों की इच्छा को पूरा करता हो। तो ऑप्शन बी है वो इसके अनुसार सही बैठता है कि डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन बी है वो इसका जो सतत विकास है उसको सही से परिभाषित है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 5 नंबर क्वेश्चन की कॉलम ए और कॉलम बी में से हमें मैच करवाना है, आपस में मिलाना है। तो कॉलम ए में कुछ संसाधन दे रखे हैं कि संसाधनों का प्रकार दे रखा है, आगे हमें जो स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है और संसाधनों का जो प्रकार है वो बताना है कि कौन से संसाधन में ये आएगा, कि सौर ऊर्जा है वो कौन से प्रकार का संसाधन है, तालाब कौन से प्रकार का संसाधन है, और राजस्थान में पवन ऊर्जा और जो हाइड्रोजन है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो आप सभी को पता होगा जो संभावित संसाधन जिसको माना जाता है वो पोटेंशियल जो रिसोर्सेज है वो हाइड्रोजन को माना जाता है। किसको माना जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है वो भविष्य का ईंधन भी इसको बोला जाता है। क्या हो जाएगा? संभावित संसाधन के अंतर्गत ये हो जाएगा। तो ए है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। वही जो भंडार स्टॉक है वो स्टॉक में आप किसका मान सकते हैं, या फिर आप ये सोचिए नवीकरणीय, ज़्यादा भी नहीं तो आप नवीकरणीय का मान सकते हैं कि रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सौर ऊर्जा वाले सोर्सेज होते हैं वो किस में होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत उनको माना जाता है। व्यक्तिगत संसाधन के अंदर क्या होते हैं? ये जो तालाब होते हैं ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो सी में सेकंड नंबर किसके कौन से ऑप्शन में है? तो आप ये देख सकते हैं ये होता है ऑप्शन बी में और ऑप्शन 4 में। तो ये दो ऑप्शन इसमें हो रहे हैं। अगर नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज है वो कौन से है? सौर ऊर्जा। तो D1 पे, D1 कौन से में है? तो ये ऑप्शन बी है वो इसके अनुसार सही हो जाएगा। जो भंडारण है वो किस में हो जाएगा? राजस्थान में जो पवन ऊर्जा है ये जो स्टॉक रिसोर्सेज के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ऑप्शन बी है वो इसमें हमारा सही से मैच खाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सतत पोषणीय विकास शब्द की पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था? तो सतत पोषणीय विकास है उसका प्रयोग है सबसे पहले है वो कौन से देश के प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका प्रयोग है वो सबसे पहले नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका प्रयोग है वो किया था। जिनको प्रयोग कब किया था? 1987 में। कब किया था? 1987 में। उनका नाम क्या था? हरलेम ब्रेंडटलैंड, जिनको बोला जाता है, आप ये लिख के दे देते हैं कि क्या हो जाएगा इसमें? हरलेन ब्रेंडटलैंड। तो ये जो आयोग भी आया था हरलेम ब्रेंडटलैंड आयोग, तो ये सतत विकास से संबंधित ये आयोग है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो ये कौन थे? नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये सतत विकास, सतत पोषणीय विकास है उससे संबंधित पहली बार इसका प्रयोग है वो इन्होंने किया था 1987 में। अगला प्रश्न हमारा इसमें, किस पर्यावरण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना है? तो कौन सा पर्यावरण सम्मेलन, इन्वायरमेंटल जो आपका जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये एक उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए टिकाऊ विकास को प्राप्त करना। तो ये कौन से का था? ये जो जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2002 में। कब हुई थी? 2002 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना। तो ऑप्शन ए है वो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, जिस मिट्टी में कांकेर नोड्यूल्स या ग्रंथियों की सघनता अधिक होती है उसे कहा जाता है? तो कौन सी मिट्टी का एक प्रकार है जिसमें जो कांकेर नोड्यूल्स हैं उनकी मात्रा है वो सघनता है वो पाई जाती है, उनकी अधिकता है वो पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जो बांगर मृदा होती है, बांगर जो सोइल होती है उसके अंदर जो कांकेर नोड्यूल्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनकी मात्रा वो सर्वाधिक पाई जाती है। आयु के आधार पर आप जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको दो प्रकारों में बांटा जाता है, जिसमें एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको बांगर बोला जाता है। वहीं जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको खादर मृदा बोला जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? उसको खादर, और पुरानी को क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है। और जो खादर जो होती है ये क्या होती है? ज्यादा इसके जो बांगर जो मृदा होती है उससे ज्यादा महीन कण इसके होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा बांगर मृदा है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, भारत का प्रादेशिक जल की दूरी तक फैला हुआ है? तो भारत का जो प्रादेशिक जल है वो दूरी है वो कितनी दूरी तक है वो जल स्तर है वो जल क्षेत्र है वो फैला हुआ है? तो भारत का जो पूरा जल क्षेत्र है वो 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। जो समुद्री कानून बनाया हुआ था जब 1982 में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसमें समुद्री कानून है वो बनाया गया था। तो उसमें ये भारत के लिए ये
बताया गया था कि भारत की जो प्रादेशिक जल दूरी है वो कितनी है, 12 नॉटिकल मील्स या 12 समुद्री मील है वो बताई गई थी। तो ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो आयरन ओर है वो किस प्रकार का रिसोर्सेज है, ये हमें बताना है। तो लौह अयस्क जो है ये हमारा गैर नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत इसको माना जाता है। नॉन रिन्यूएबल, गैर नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ऑप्शन डी है वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की कितनी मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत भूमि है? तो भारत की कितनी भूमि है जो क्या है, निम्नीकृत भूमि के अंतर्गत, जिसको माना जाता है ड्रैग्ड जो लैंड है उसकी श्रेणी में ये आती है। तो कितनी भूमि आती है, वो आती है लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर। कितनी आती है, 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि है वो निम्नीकृत भूमि की श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं 4, उनमें से बताने की कौन सी मिट्टी होती है, मिट्टी का प्रकार है जिसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो कौन सी मिट्टी में होती है, तो ये होती है काली मिट्टी। जो ब्लैक सोल होती है काली मिट्टी, उसमें नमी धारण करने की क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। और इस प्रकार की जो मिट्टी है वो दक्कन के जो पठार है, बेसाठ क्षेत्र है, साथ ही महाराष्ट्र मालवा का जो पठार है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ये जो मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, ये कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और इस मृदा में कौन कौन से जो पाए जाते हैं पोषक तत्व, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना आदि ये पोषक तत्वों की प्रचुरता है वो इस मिट्टी में होती है। और इस मिट्टी को रेंगूर मृदा भी बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी काली मिट्टी है वो इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, कब आई थी, 1952 में। तो ये क्वेश्चन एक तो आपका ये याद रह गया कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो 1952 में आई थी। तो उसके अंतर्गत बताया गया था कि भारत में हमारी जो भूमि क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत भूभाग है उस पर वन होने अनिवार्य है। तो वो हो जाएगा हमारा 33%। 33% जो क्षेत्र है उस पर वन होने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मृदा अपरदन मुख्यतः किसके कारण होता है? जो मृदा अपरदन, जो मृदा का जो कटाव होता है वो किसके कारण होता है? तो मृदा का अपरदन होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है वर्षा जल से जो धाराएं बनती हैं, वर्षा जल से बनने वाली धाराओं के कारण जो मृदा अपरदन है वो सर्वाधिक होता है। स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय रेन वाटर, मतलब वर्षा जल से जो भी धाराएं बनती हैं, नले बन जाते हैं, तो उनको उनसे ही क्या होता है, मृदा का सबसे ज्यादा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इसमें कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का पूरा जो जियोग्राफिकल जो एरिया है वो हमसे पूछा गया है। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, वो हो जाएगा हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये जो भारत का पूरा क्या हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। अगर पूरी की बात करें मान कितना होता है, वो आता है हमारा 32 लाख, कितना होता है वो 87,240। तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर किलोमीटर में हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इतना हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी क्या उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है? जो लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो किसकी जो खेती करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो चाय, कॉफी और जो काजू होते हैं उनके उत्पादन, उनकी जो खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। और इसमें जो इसमें दक्षिणी राज्य जो होते हैं जैसे महाराष्ट्र और जो पश्चिमी घाट उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, वहां पर ये जो ज्यादातर ये मिट्टी है वो पाई जाती है। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तो यहाँ पर चाय और कॉफी की खेती की जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो केरल है वहां पर जो काजू है उसकी खेती है वो इस मिट्टी में की जाती है। तो ऑप्शन बी है, चाय, कॉफी और काजू है वो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है जो पाई जाती है। तो खादर जो होती है वो एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। तो किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है? जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी क्या बोला जाता है, खादर। तो ये जो खादर मृदा होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये बाढ़ के जो मैदान होते हैं, फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वहां पर ये मृदा है वो पाई जाती है। तो बाढ़ के मैदान है
वो इसमें सही जवाब हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी मृदा का प्रकार है जिसको रेंगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो रेंगूर मृदा है वो ब्लैक जो सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, उसको कहा जाता है काली मिट्टी है, वो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जो लेटेराइट जो मृदा होती है उसका निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो उस मृदा का जो निर्माण होता है लेटेराइट मृदा का, वो भारी वर्षा से जो अत्यधिक निक्षालन होता है, लीचिंग जो होती है, उसके द्वारा इस मिट्टी का जो निर्माण है वो होता है। और ये जो मृदा होती है ये अम्लीय प्रकार की ज़्यादा होती है, इसका पीएच मान होता है वो 6 से कम होता है। तो पीएच मान है वो 6 से इसका कम होता है। और ये इस मृदा में क्या होता है कि पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी है वो पाई जाती है। और जो लेटेराइट शब्द आया है, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, लेटेराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो लेटर शब्द से बना है, और जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है वो ईंट होता है। तो लेटेराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा का ही शब्द है। और ये मृदा होती है ये महाराष्ट्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा इसमें, भारतीय भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो भारत का जो पूरे जो भूमि क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत भूभाग है वो मैदानी भूभाग है? तो भारत का जो है वो इसमें 43% जो भूभाग है वो भारत का मैदानी भाग है। वहीं अगर हम पर्वत की बात करें, पर्वत का जो भूभाग है वो लगभग 30% है। और जो बच गया है क्या होता है, जो पठार जो होते हैं उनका जो एरिया है वो लगभग 27% है। और जो हमारा है क्या है मैदानी क्षेत्र, वो कितने हो जाएंगे? 43% हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक जो भूमि निम्नीकरण की जांच नहीं करता है? तो 4 ऑप्शन से बताना है कि भूमि जो निम्नीकरण है उसकी जांच है वो कौन सा नहीं करता है। तो वो हो जाएगा हमारा जो वनों की कटाई है वो इसके अंतर्गत नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जाने वाला संसाधन है वो किसकी श्रेणी में आता है? तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? वो राष्ट्रीय श्रेणी के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय संसाधन है उनकी श्रेणी के अंतर्गत उसको माना जाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन है उसकी श्रेणी में आ जाएगा कोई राष्ट्र अगर संसाधन प्राप्त करता है तो। नेक्स्ट है हमारा, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है कहलाती है। मतलब कोई भूमि ऐसी है जिससे 5 वर्ष से अधिक कृषि किए बिना उसको छोड़ दिया गया है, मतलब पहले उस पर खेती होती थी उसके बाद उसको 5 साल से अधिक समय के लिए उसको छोड़ दिया, खेती है वो उस पर नहीं हो रही है, तो उस प्रकार की जो भूमि होती है वो क्या किस प्रकार की भूमि कहलाती है? तो वो कहलाती है कृषि योग्य बंजर भूमि। कल्टिवेरेबल जो वास्ट लैंड होती है, कृषि योग्य जो बंजर भूमि है उसकी श्रेणी में उसको माना जाता है। तो ऑप्शन सी है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, प्रकृति के उपहारों को संसाधनों में बदलने के लिए मनुष्य को आवश्यकता होती है। तो प्रकृति के द्वारा जो हमें उपहार दिए गए हैं, जैसे हमें कोयला प्राप्त होता है और भी जीवाश्म जो प्राप्त होते हैं, तो ये जो प्रकृति के उपहार ही हैं, तो इन संसाधनों को हमारे जो संसाधन में बदलने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है स्किल एंड टेक्नोलॉजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कौशल और प्रौद्योगिकी इसमें आवश्यकता है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कुछ देशों ने अपनी वजह से दूसरे देशों का उपनिवेश बनाया। तो कुछ देश हैं उन्होंने अपने कारण कई दूसरे देशों को क्या बनाया है? उपनिवेशक बनाया है। तो वो किसके कारण बनाया है? वहाँ के जो समृद्ध रिसोर्सेज हैं, समृद्ध संसाधन है, उनके कारण उन्होंने दूसरे देशों को उपनिवेश है वो बनाया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? मतलब एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, मतलब उसका प्रयोग है वो हम वापस से कर सकते हैं, इस प्रकार का कौन सा संसाधन है? तो वो हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत उसको माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, काली मिट्टी में कमी होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है वो पाई जाती है? तो काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और पोटास भी पाया जाता है। साथ ही जो फास्फोरिक जो कंटेंट्स होते हैं वो इसमें पाए नहीं जाते हैं। तो फास्फोरिक कंटेंट्स है वो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये जो होती है पोषक तत्व, ये जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सोल होती है, उसमें पाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
लाल लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए उपयुक्त है? जो लाल लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो ये लाल लेटेराइट मिट्टी होती है ये काजू के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो काजू है वो उसके उत्पादन के लिए लाल मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयोगी होती है। लेटेराइट मिट्टी अकेला होता तो कॉफी, चावल और काजू के लिए ही वो प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उपयोग में नहीं लाए जाते कहलाते हैं। मतलब इस प्रकार के संसाधन रिसोर्सेज जो क्या है कि किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन उनको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है वर्तमान समय में, तो वो किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो संभावित संसाधन की श्रेणी में उनको माना जाता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज की श्रेणी में उनको माना जाता है। मतलब वर्तमान में उनका प्रयोग है वो नहीं किया जा रहा, भविष्य में उनकी संभावना है उनका प्रयोग है वो हमें कर सकते हैं, तो संभावित संसाधन की श्रेणी में उनको माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा इसमें, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मतलब कोई कृषि क्षेत्र में एक से अधिक बार बोया गया जो शुद्ध बोया क्षेत्र है तो उसको क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। मतलब सकल फसली क्षेत्र के अंतर्गत उसको माना जाता है, तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के अंतर्गत उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के तहत ज्वारीय ऊर्जा को रखा जाता है? जो टाइडल एनर्जी होती है, ज्वारीय जो ऊर्जा होती है उसको कौन से रिसोर्सेज, कौन से संसाधनों के अंतर्गत उसको रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है वो अक्षय ऊर्जा जो संसाधन होते हैं उनके अंतर्गत इसको माना जाता है। नॉन एग्जॉस्टेबल जो अक्षय ऊर्जा संसाधन होते हैं उनके अंतर्गत जो ज्वारीय ऊर्जा है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, सबसे व्यापक रूप से फैली और महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक व्यापक और सबसे अधिक रूप में फैली हुई है और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो कौन सी हो जाएगी? वो होती है हमारी जो कछार मिट्टी होती है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है और कई क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण जो सॉइल कंजर्वेशन होता है उसका एक उपाय नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? स्ट्रिप क्रॉपिंग भी हो जाएगा, हमारा छत पर खेती भी हो जाएगा, शेल्टर बेल्ट भी हो जाएगा, तो भूजल का अत्यधिक दोहन ये इसका एक उपाय नहीं है। तो ये तो भूजल का ही एक जो हमारा है वाटर उसका कंजर्वेशन के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो वाटर कंजर्वेशन में भी नहीं, वाटर का जो अत्यधिक दोहन है वो इसमें हो रहा है, तो ये है ये मृदा संरक्षण के अंतर्गत इसको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का गंभीर क्षरण हुआ है? तो कौन सा राज्य है जिसमें खनन के कारण जो भूमि है उसका अत्यधिक क्षरण है वो हुआ है? तो वो कहाँ पर हुआ है? वो झारखंड में हुआ है। तो झारखंड ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन होता है, मध्य प्रदेश और ओडिशा, तो इन ये जो 4 स्टेट है वहां पर जो खनन क्षेत्र है, माइनिंग है, उसके कारण सबसे ज्यादा भूमि है उसका क्षरण है वो हुआ है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा ये 4 स्टेट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? तो कौन सा राज्य है जिसके अंदर छतों पर खेती है वो की जाती है? तो वो की जाती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है, इसलिए लोग वहां पर छतों पर खेती है वो करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड में छतों पर खेती है वो की जाती है। ऑप्शन डी है वो हमारा सही जवाब होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के 35 हमारे जो रिसोर्सेज वाला टॉपिक आपका, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट टाइम इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए रह जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसके संदर्भ में कोई भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।